ओके, हेलो एंड वेलकम। दिस इज आदित्य सांगवान और आज हम मनी शंकर अय्यर के साथ में हैं और उनकी दो किताबें आई हैं। एक तो उनके मेमोइर्स हैं जो पहला ये वर्जन है, इसके बाद दूसरा आएगा। इसी के साथ में द राजू आई न्यू, ये रिसेंटली आई है। तो इसको मैं पढ़ रहा था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, इसमें काफ़ी कहानियाँ हैं और साथ ही साथ में द राजू आई न्यू में पर्सनल स्टोरीज हैं, सर के पर्सनल एनकाउंटर, फिर और भी काफ़ी लोगों की कहानियाँ राजीव गांधी के आसपास में। सर, वार्म वेलकम, हाउ आर यू डूइंग? शुक्रिया। सो कैसा चल रहा है? हाउस लाइफ? Sorry? हाउस लाइफ, हाउ यू बिन? मैं ठीक ही हूँ। मैं जब ये आपकी किताब पढ़ रहा था तो इसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप भी जब पाकिस्तान गए तो आपने भी वहाँ का जो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट था 10 तारीख का, ऐसा हुआ कि जब मैं पंचायत राज का भारत के स्वतंत्रता के पश्चात पहले पंचायत राज मंत्री बना, तब मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान का अनुभव है इसी क्षेत्र में और हमारा जो अनुभव है उसके बारे में हमने आपसी चर्चा की, तो शायद वो कुछ सबक सीखेंगे और हम भी कुछ सीख लेंगे। तो 55 लोगों के साथ मैं पाकिस्तान गया और जबकि हमारी मुलाकात लाहौर के मेयर से हुई, जो एक जमाती इस्लामी का मेयर था, तो वो बस कहने लगे कि हमने सब डिजिटलाइज कर दिया है। तो ये देखने के लिए कि वो कुछ सच बोल रहा है या इज ही टॉकिंग इन एन एग्जैजरेटेड मैनर, मैंने उनसे कहा कि डू यू हैव द रिकॉर्ड्स फॉर 1941? तो ही सेड यस। तो आई सेड डू यू हैव देम फॉर अप्रैल 1941? कुछ थोड़ी झिझक के साथ उन्होंने कहा हाँ होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे खास पता करवाना है कि 10 अप्रैल 1941 का रिकॉर्ड है आपके पास? ओके। तो उन्होंने कहा होगा। तो मैंने कहा, लेकिन पूछा कि क्यों उस दिन की खास जिक्र आप कर रहे हैं? तो मैंने कहा क्योंकि इसी शहर में मैं उस दिन पैदा हुआ था और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आप मुझे दे सकते हैं और मुकाबला होगा परवेज़ मुशर्रफ जी से, जो कि दिल्ली गए थे और अपना बर्थ सर्टिफिकेट मांगा और पूरे 3-4 महीने लगे हमारी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को उसको ढूंढ निकाल कर भेजने के लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी जल्दी दे सकते हैं। तो ये बात हुई शाम के कोई 6, साढ़े 6 बजे। तो अगले दिन में जब मैं नीचे आया कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा लिफाफा मेरे सामने पड़ा हुआ है। उसको मैंने खोला और उसके अंदर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था। अच्छा। और इस पर सबकी तालियां लगने लगी और मैंने भी ताली लगाए। और लेकिन उसमें एक अनोखी चीज़ थी, उसमें लिखा था कि मेरी पैदाइश का दिन 9 अप्रैल है। अच्छा। लेकिन मुझे याद रहा कि मेरी माँ, मेरे समझ में नहीं आया क्यों, बार बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 24 मिनट 12 बजे के बाद रात को मैं पैदा हुआ था, इसलिए मेरा जन्मदिन 10 अप्रैल है, 9 अप्रैल नहीं है। अच्छा। और अब मेरे समझ में आया कि उनका जो दाखिलात हुआ अस्पताल में, मेयो हॉस्पिटल में, वो 9 तारीख को हुआ होगा और उन्होंने सही नहीं देखा था कि किस टाइम पर मैं पैदा हुआ। लेकिन उस वक्त द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, तो सारे जो समय थे भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में, वो बदले गए थे और आधा घंटा ज़्यादा समय दिया गया था। तो उस समय के अनुसार, मतलब आज के समय के अनुसार, शायद मेरे जन्मदिन 9 अप्रैल है और 10 अप्रैल नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान हमारे से आधा घंटा पीछा है, तो शायद मैं 12 बजने के 6 मिनट पर पैदा हुआ। अच्छा। और 24 मिनट के बाद नहीं। तो शायद यही कारण है कि हमारे ज्योतिष सारे गड़बड़ करते हैं और मेरी ज़िंदगी में बहुत ऊपर चढ़ाव रहा है, क्योंकि भगवान तय कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये उन 9 तारीख को पैदा हुआ या 10 तारीख को पैदा हुआ। लेकिन ऐसे मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया, मैंने उन सबको मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि आप हमारे आगे हैं। ज्योतिष में बिलीव करते हैं आप?
ज्योतिष मैं अय्यर हूँ लेकिन ज्योतिष नहीं हूँ। अच्छा। और उसमें कोई मेरा भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ व्याख्याएं हुई हैं मेरी ज़िंदगी में जिसका जिक्र इस किताब में है, मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक, जिसमें कि देखेंगे कि यदि ये नहीं होता अनोखी, वो जो अनोखी हुआ वो नहीं होता। अच्छा। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि क्या मेरी गलती है क्या कि मैं नास्तिक हूँ और इन चीज़ों में मैं कोई भरोसा नहीं रखता हूँ, या कि कुछ ऐसा है जो कि आगे से तय कर लेता है कि हमारी ज़िंदगी का पथ क्या होगा। यदि तय किया गया है तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा फिर तो। और यदि मेहनत करने से फिर अड़चन आ जाता है तो वो मेरे कारण है, मेरी कमी के कारण है, या खुदा ने तय किया है। हाँ। तो इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मेरे बारे में नहीं, उन्होंने बस ये जो मामला है कि दास्तान होता है या नहीं, कि भविष्य को कोई बता सकता है कि क्या होने वाला है, और जो ऐसी अनोखी मौके पैदा होते हैं जिसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय ये कि ये बस दास्तान ने तय किया है। हाँ। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि कोइंसिडेंसेस आर गॉड्स वे ऑफ नॉट रिवीलिंग हिमसेल्फ टू ह्यूमन बीइंग्स। और उसका जिक्र मैंने इस किताब में किया है। जी सर, मैं आपको आपके स्कूल ले चलता हूँ, दून स्कूल। जब आपके पेरेंट्स आपको वहाँ छोड़ने गए थे, स्पेशली आपकी मदर वहाँ आपको छोड़ ना, जब मैं वेलम गया था। हाँ, वेलम। हाँ, पहले। हाँ, तो मैं कोई 8 साल का भी नहीं था तब। हाँ, तब आपको जब वेलम में आपकी मदर ने ड्रॉप किया तो अगले दिन आपको पता लगा कि वो तो गलत स्कूल में मेरे को छोड़ नहीं, उसी दिन पता लगा क्योंकि मेरे भाई जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, स्वामीनाथन अय्यर, वो बस 6 साल के थे, लेकिन हमेशा जिंदगी भर उनकी दिमाग मुझसे बहुत आगे चलती है। अच्छा। तो मैं उनसे मिलने गया शाम को, जिस दिन हम दाखिल हुए स्कूल में, और उन्होंने मुझे बताया कि हम तो डून स्कूल में हैं ही नहीं। तो मैंने कहा कि माँ ने तो कहा था कि हमें डून स्कूल पहुंचा रहे हैं। उसने कहा कि चलो मेरे साथ, और हम गेट पर गए, और गेट पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था जिसमें कि लिखा कि वेलम प्रिपैरेटरी स्कूल फॉर इंडियन बॉयज़। ओके। तो मैंने सोचा, मैं कोई 7 साल का था, कि मेरी माँ तो मुझे गलत जगह पर छोड़ी है और इसके बाद मुझको ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूम रही होंगी, दून स्कूल की तलाश में होंगी, और मैं तो किसी और स्कूल में हूँ। तो वो रात रोते रोते मैं सोया, और अगले दिन जबकि वो आई तो मैंने शिकायत किया। मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि हमें डून स्कूल में दाखिल कर रहे हो, लेकिन ये तो वो नहीं है। तो तब उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, यदि वो आज के दिन और पंजाबी होती तो शायद वो कहती कि नत्था सिंह प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। तो ऐसे में अपने स्कूल में पहले दिन मैंने बीता। अच्छा सर, दून स्कूल के बारे में ये चर्चा है कि काफ़ी वहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है कि यू आर द स्पेशल वंस, और आप सुपीरियर हो जो इस स्कूल की बाउंड्री से बाहर। सिखाया नहीं जाता है। हाँ। माहौल ऐसा है। हाँ। कि आपस में एक किस्म का समता है। मिसाल के तौर पर राजीव गांधी आए, वो प्रधानमंत्री के पोते थे, किसी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भी हमारे साथ एक विद्यार्थी थे। अच्छा। और हमसे 3 साल जूनियर, तो हम क्यों उनके तरफ देखें। अच्छा। और वो खुद इतनी दिक्कत में थे अपने मन में कि जबकि जवाहरलाल नेहरू स्कूल आए अपने पोते को देखने के लिए, पोता कहीं भी नहीं मिला। और फिर किसी ने कहा कि जबकि हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, तब ये जो बहुत बड़े बड़े विकर के बास्केट हमारे बाथरूम्स में रखे जाते थे, जहाँ की गंदे कपड़े को आप फेंको, तो हम कभी कभी उसमें छिप जाते थे। तो कोई गया बाथरूम में, विकर बास्केट को खोला, और वहाँ छिपे हुए थे राजीव गांधी। अच्छा। और उनको वहाँ से निकाल कर
ले आए बाहर। और मैंने राजीव से पूछा, क्योंकि ये कहानी जो हमारे हेडमास्टर की बीवी थी उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा था जबकि राजीव प्रधानमंत्री बन गए थे। तो मैं उनसे जाकर मिला और मैंने उनसे कहा कि ये सच है क्या, और बजाय मुझको सीधा जवाब देने का उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि मैं राजनीति के बारे में या नीतियों के बारे में या देश के भविष्य के बारे में या देश के समस्याओं के बारे में मैं सोचता नहीं था, लेकिन यदि मैं कुछ भी बोलूं तो तब मैं अपने नाना के खिलाफ मैंने कुछ कह दिया तो वो कहते थे कि तुम हो कौन अपने नाना की मुखालिफत करने का, और यदि मैंने उनका साथ दिया तो वो कहते कि या तुम तो एक तोते हो, जो वो कहते हैं तुम वो कह रहे हो। वही बात बोल तो इसलिए मैंने अपने सोच अपने ही दिल में रखा, और ये कहते हुए मैंने एक आर्टिकल में लिखा तब जबकि वो जीवित थे कि शायद ये है कारण कि एक ही जगह में राजीव गांधी ने कुछ किया ऐसा जिससे कि उनका नाम बना स्कूल में, और वो था फोटोग्राफी लेबोरेटरी के डार्क रूम में जहाँ की कोई उसे न देखे और वो अपनी क्षमता को पेश करे। अच्छा, फोटोग्राफी में सर। लेकिन साथ साथ आपके आगे के सवाल का जवाब देने के लिए, हालांकि हमारी आपसी समता थी, हम सब सिवाय मैं कोई अमीर खानदान या बहुत जाने माने खानदान के थे, तो हम सब एक थे स्कूल के अंदर, लेकिन माहौल ऐसा था कि हमने अनुभव किया, सिखाया नहीं गया, अनुभव किया कि हम तो आपस में तो एक हैं, लेकिन जो हमारे स्कूल में नहीं है उनसे हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, उनसे और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके कारण बताया जाता है कि दून स्कूल के लड़के बहुत ही अहंकार हैं। अच्छा, घमंडी हैं और घमंडी हैं, एरोगेंट है, कि शायद इसमें कुछ थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन अंत में स्कूल से निकल कर तो आना है और दुनिया का सामना करना है, और दुनिया के सामना करने वक्त पता लग जाता है कि किस में कुछ खास क्षमता है और किस में कुछ भी नहीं। और पता लगता है अब मैं 83 साल का हो गया तो अब स्कूल छोड़कर पता नहीं 75 साल हो गए होंगे। ओह माय गॉड। तो अब जबकि हम देखता हूँ कि मेरे क्लासमेट्स और अलग लोग जो थे स्कूल में, उनमें से तकरीबन 90% उनके बारे में कुछ खास नहीं कह सकते, कोई अता पता ही नहीं है। कोई 10% के बारे में कह सकते हो कि हाँ ये इसमें अपनी उज्ज्वलता को दिखाया, उस क्षेत्र में दिखाया। कैप्टन अमरिंदर तो भी थे ना? इसलिए दुनिया का जो हकीकत है, दुनिया की जो सच है, वो उसका सामना करना पड़ता है, और उसके सामने करने में कोई हार जाते हैं उस दौड़ में, और 2-4 हैं जो कि आगे बढ़कर जीत जाते हैं। ओके सर, जब आप राजीव का पहली बार जिक्र करते हैं इसमें, तो वो आपके पास आए और बोले कि यार स्विमिंग करने दो ये यार। ऐसा है, मैं बताऊं मैंने कहा इस किताब में कि राजीव हालांकि मेरे साथ स्कूल में थे, वो मुझसे 3 साल जूनियर थे, और जैसा कि हर स्कूल में होता है जूनियर लोगों को सीनियर्स के बारे में पता था, लेकिन सीनियर वाले जूनियरों का उपेक्षा करते थे। तो शायद वो मुझको जानते थे, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। और मैं जहाँ तक कि मेरे स्मरण में है, एक ही बार मैं उनसे स्कूल में मिला, और वो तब जबकि मैं स्विमिंग पूल के बगल में था, कपड़े बदल रहा था। स्कूल के नियमों के अनुसार जिसने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का इम्तिहान लिख लिया होगा उसको सीनियर बताया जाता था, और वो किसी भी समय नीचने के लिए जा सकते थे पूल में। अच्छा, लेकिन स्विम कर सकते थे, और जो कि उससे जूनियर थे वो जो नियुक्त समय था उसी में वो स्विम कर सकते थे, लेकिन एक सीनियर के परमिशन के साथ वो किसी भी टाइम स्विम कर सकते थे। तो मुझे याद है कि ये लड़का कोई 14 साल का होगा, वो मेरे सामने आ रहा था बहुत झिझक में, और बहुत ही
धीमी आवाज़ में उन्होंने मुझसे इजाज़त पूछी स्विमिंग करने का। आम तौर पर सीनियर लोग कहते हैं जा साले धट से, कौन हो तुम। ये शुक्र है कि मैंने नहीं किया, मैंने उसको इजाज़त दे दी। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि यदि मैंने उसको भगाया होता तो वो मुझे पीएमए में लेते। अच्छा, शायद क्योंकि मैंने उनको इजाज़त दी तो उन्होंने मुझे पीएमओ में लिया। अच्छा, तो यहाँ से वो शुरू हुई पूरी की पूरी। सर, इसके बाद आप कैम्ब्रिज गए, तो वहाँ पे प्रिपेयर करते थे बच्चों को कैम्ब्रिज के लिए, और वहाँ फिर राजीव आए, लेकिन मेरे जाने के 1 साल बाद। और वो अमीरों के कॉलेज में थे जिसको ट्रिनिटी कॉलेज कहते हैं, ट्रिनिटी हॉल। और मैं एक गरीबों के कॉलेज में था, ट्रिनिटी हॉल, जो उसके बगल में है। तो मेरे पास तो उतने ही पाउंड थे जिसकी इजाज़त थी। उस ज़माने में 600 पाउंड मिलते थे पूरे साल के लिए। आज के दिन आप 1 हफ्ता नहीं रह सकते हो लंदन में। अच्छा। 600 पाउंड के अंदर। अच्छा। लेकिन उस समय, मैं बात कर रहा हूँ 60 साल के पहले। हाँ, 60 साल पहले की। तो तब मुझको इतने कम पैसे मिलते थे, तो मैं हमेशा इस खोज में रहता था कि कोई लड़की मिले जो मेरे लिए खाना पकाए। और जहाँ तक कि राजीव का सवाल था, वो तो सोनिया गांधी को या सोनिया जी को वो बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ले जाते थे। तो उनकी दुनिया और मेरी दुनिया में कोई संबंध नहीं था, और वो अपनी जीवन जी रहे थे और मैं अपना जीवन। एक ही मर्तबा, और वो भी कई साल बाद, मुझको खबर मिली कि जबकि मैं कैम्ब्रिज यूनियन प्रेसिडेंट के लिए मैं लड़ा, तो तब राजीव गए और हिंदुस्तानी विद्यार्थियों से कहा कि एक हिंदुस्तानी खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, आप कम से कम वहाँ तक तो पहुँच सकते हो और अपना वोट डालो। तो राजीव ने अपनी राजनीतिक जीवन मेरे लिए कैनवसिंग में शुरू किया था। तो लाजमी है कि मैं अपनी राजनीतिक जीवन को उनके पक्ष में बोलते हुए मैं उसे ख़त्म करूं। अच्छा, उनके साथ आपने स्टार्ट किया। सर, इसके साथ ही आपने 3 डिक्टेटर्स के अंडर सर्व किया। हाँ। आपने वियतनाम में, फिर बगदाद में, और फिर पाकिस्तान में हो ची मिन, और फिर सद्दाम, और फिर आपका जिया। तो डिक्टेटर के अंडर सर्व करने का क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसा होता है डिक्टेटर के अंडर? सबसे तीव्र डिक्टेटर तो सद्दाम हुसैन थे बगदाद में। हालांकि वो नंबर 2 थे। कोई अल बकर के नाम के वास्ते राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन सरकार हुकूमत तो सद्दाम ही चलाते थे जी। और उनका एक नियम था कि किसी को ये नहीं पता चलना है कि दोष उन्होंने किया तो सज़ा क्या होगी। अच्छा। तो छोटे छोटे मामलों में वो लोगों को जान से मार डालते थे, और बड़े बड़े क्राइम्स जब होते थे शायद उनको माफ़ी दिया जाता था। तो ऐसे माहौल में, जबकि आप नहीं जानते हो कि आपने कहीं ड्राइविंग एक्सीडेंट किया तो इसका क्या सज़ा होगा, हम तो यहाँ हिंदुस्तान में जानते हैं या तो फाइन दो या 1 महीने के लिए जेल जाओ। लेकिन जबकि कोई ऐसा सूरत कानून का हालत नहीं था, तो तब लोग डरे हुए होते थे। और उन्होंने बहुत कुछ किया महिलाओं के उत्थान के लिए। और लड़कियां, जो आधुनिक लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत उनको बड़े बड़े पद दिए। और उन्होंने एक मुस्तनसरिया यूनिवर्सिटी शुरू किया, जिसको मैं पार करता था घर जाते समय या ऑफिस आते समय। और लड़के लड़कियां आपस में बात करते थे, बस वैसा ही जैसा कि कहीं फ्रांस की यूनिवर्सिटी हो या अमेरिका की यूनिवर्सिटी। बहुत कॉमन था। तो वो बहुत कॉमन था। और आदमी बड़े सेक्युलर थे, क्योंकि शिया सुन्नी का अंतर नहीं देखते थे। क्रिश्चियंस का देखभाल हुआ करता था, और चंद जो यहूदी थे उनका भी देखभाल हुआ करता था। तो आदमी, उनके कुछ नीति ऐसे थे जो कि पाक थे, लेकिन ऐसा भी वो कानून चलाते थे कि नापाक तरीके से। अच्छा। और मेरे ख्याल में वो सबसे इफ़ेक्टिव डिक्टेटरशिप था। अच्छा। सबसे क्रूअल डिक्टेटरशिप।
फिर रहे हो ची मिन्ह, लेकिन हो ची मिन्ह के यहाँ तो जंग चल रहा था और एक बलहीन शक्ति अमेरिका का सामना कर रहा था, तो बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय संकट था और उस समय उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप चलाई। लेकिन आप क्या जमहूरियत ले आओगे ऐसी परिस्थिति में? एक किस्म का जमहूरियत दक्षिण वियतनाम में लाया गया था अमेरिकनों के द्वारा, लेकिन इतना करप्शन रहा और इतनी लोग पीड़ित थे कि पता नहीं चलता था कि दक्षिण वियतनाम बेहतर है या उत्तरी वियतनाम बेहतर है। तो मैं कहूँ कि वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि तानाशाही चल रहा था, लेकिन इस तानाशाही और सद्दाम के तानाशाही में अंतर था। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो उसी समय उसी दिन तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ा दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि आपने किसी का कत्ल किया है और इसके बदले में आपको फांसी दिया जाएगा। लेकिन सब सोच रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनको माफ़ी किया जाएगा या और कोई दंड दिया जाएगा, लेकिन हैरियत हुई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदमी दोषी है और इसको फांसी का सज़ा देते हैं। तो इस माहौल में ज़ियाउल हक ने 1 फरवरी 1979 को अपना निज़ाम मुस्तफ़ा चलाया। जबकि निज़ाम मुस्तफ़ा चलाया तो हमने सोचा कि अब ये एक तानाशाह है और जो उन्होंने कहा है उसको उसी कड़ी तरीके से लागू करेगा, जैसा कि मैंने देखा था सद्दाम हुसैन के बगदाद में या हो ची मिन्ह के या फिर हो ची मिन्ह के हनोई में। लेकिन गज़ब की बात है कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा में ख़ास ये कहा गया कि शराब आप न रख सकते हो, ना बेच सकते हो, ना खरीद सकते हो, ना पी सकते हो। तो एक क्रिकेटर है थे जिनका नाम हक था, वो चले गए थे दुबई और उनकी पत्नी का नाम था एमी हक। तो एमी हक पर छापा लगाया गया और अखबारों में छपा कि उनके यहाँ 3 या 4 बोतल विस्की पकड़े गए हैं और हम सब पढ़ रहे थे अखबारों में कि अब इस महान क्रिकेटर की जो बीवी है उसको क्या होगा। क्या हुआ कि जिया ने निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ एक और ऑर्डर निकाला कि पुलिस किसी के घर नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, तो आप किसी न किसी तरह विस्की ले आए तो घर पर रख सकते हो और सबको पिला सकते हो। और इतनी अल्कोहल पी जाती थी विस्की ख़ास तौर पर कि जबकि राम साठे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जगह हम किसी और का खोज कर रहे हैं, किस किस्म के आदमी को हमें ढूंढना चाहिए आपके जगह लाने के लिए। मैंने कहा साहब एक ही चीज़ आप देख लीजिए कि उसकी कलेजा का क्या हाल है क्योंकि नहीं तो जिसका पी के बलहीन हो वो कराची में काम नहीं कर सकता, लीवर खराब हो जाएगा फिर। तो ऐसा था कि ऐसे रिलैक्स्ड डिक्टेटरशिप में सारे जो सियासतदान थे वो इस्लामाबाद छोड़कर कराची पहुंचे और कराची में उनका और कोई काम नहीं था सिवाय मुझसे मिलने। और मैं भारत का मतलब एक एनिमी कंट्री का दूत हूँ। चीन के भी थे कौंसल जनरल, यूएस के थे, रूस के थे, यूके के थे, सऊदी के थे। किसी को इतना समय या इतना एक्सेस नहीं दिया गया जितना कि मुझको दिया गया। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो वाकई सच है जी। भुट्टो के राइट हैंड आदमी, जो भुट्टो के अमित शाह आप कह सकते हैं अच्छा, आप अमित शाह वो थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। जतोई। तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को कैद किया गया भुट्टो के साथ और भुट्टो को फांसी देने के 6 महीने के बाद ही तकरीबन नवंबर 1989 में 1969 में उनको रिहा किया गया और वो सीधा कराची आए। वो सिंध के आदमी थे
और उनका बहुत बड़ा मकान था, बड़े रईस आदमी थे। तो उनके तरफ से मुझे निमंत्रण मिला कि एक रिसेप्शन में आ जाओ। तो अच्छा मौका था राजनीतिज्ञों से मिलने का। तो मैं और मेरी पत्नी गए, देखा कि बाहर जहाँ की गाड़ी पार्क करते थे वहाँ बहुत सा पुलिस था। तकरीबन लग रहा था कि उन्होंने छापा लगाया हो। खैर मैं अंदर गया और मैं हैरान हुआ कि एक वेटर आता है और 4-5 किस्म के ड्रिंक्स मेरे सामने पेश करता है। मैंने कहा कि ये कमबख्त अभी जेल से निकल आया है और खुले आम, जबकि पुलिस बाहर खड़ा है, वो दिखा रहे हैं कि आपको ये वाइन चाहिए, वो जिन चाहिए, वो वोडका चाहिए, वो विस्की चाहिए, ये बियर चाहिए, और खुले आम कर रहा है। तो खैर मैंने ज़रा इनकार किया क्योंकि मैं कैद नहीं होना चाह रहा था। मैंने कहा कि हिंदुस्तानी कौंसल जनरल को वो पकड़ेंगे तो तब बड़ा न्यूज़ बनेगा। तो मैंने कुछ लोगों से मिला और फिर मैंने किसी से पूछा कि हमारे जो मेज़बान हैं मुस्तफ़ा जी, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और मैं कभी पहले उनसे नहीं मिला हूँ, आप जानते हो कि वो कहाँ हैं? हंसते हंसते उन्होंने कहा एक ही जगह वो होंगे, अपने बार पर। तो मैं पहुंचा अंदर, बार पर गया और मुस्तफ़ा जतोई साहब ने मेरा झप्पे लगाकर मेरा ऐसा स्वागत किया कि मैं कोई बाराती हूँ। अच्छा। तो मैं तो ज़रा हैरान हुआ। तो मैंने उनसे सीधा सवाल करने लगा। मैंने उनसे कहा कि आप चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा, जवाब में अंग्रेज़ी में हम बात कर रहे थे, वो सिंधी थे तो उर्दू ज़्यादा बोलना उनको पसंद नहीं था। अच्छा। और उस ज़माने में ख़ास तौर पर सिंधी लोग कहते थे कि जो उर्दू बोलता है वो हमारे दुश्मन है। अच्छा, ये तो इसलिए अंग्रेज़ी में हमारी बात चली। तो मैं अंग्रेज़ी में आपको बताऊंगा। मैंने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हो? उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, डेमोक्रेसी। So I said to him, democracy within Pakistan or democracy without Pakistan? एकदम उनका जवाब आया, within Pakistan if possible, without Pakistan if necessary. ओह, अब ये कैदी एक हिंदुस्तानी कौंसल जनरल को खुले आम बता रहा है कि यदि जमहूरियत न लाया जाए पाकिस्तान में तो तब मैं पाकिस्तान से सिसीड करने को, छोड़ने को तैयार हूँ। हाँ। अब आप सोचिए कि दिल्ली में मैंने कहीं पाकिस्तानी से कहा कि मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं देश को छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या होता? हाँ। लेकिन इसने ऐसा मुझसे कहा कि डेमोक्रेसी विद इन पाकिस्तान इफ पॉसिबल एंड विदाउट पाकिस्तान इज नेसेसरी। ओके। तो मेरा अगला सवाल था कि व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट ज़ियाउल हक? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बिफोर दिस बास्टर्ड केम आई यूज्ड टू हैव 24 ब्रांड्स ऑफ विस्की इन माय हाउस एंड नाउ आई हैव ओनली 6। मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप का मतलब अब इन्हीं से मैंने सीखा। वैसे ही एक और जो भुट्टो साहब के एक बहुत ही करीबी मिनिस्टर थे, अच्छा, उनका नाम था हफीज़ पीरज़ादा। वो उनके लॉ के मिनिस्टर थे, अनेक चीज़ों के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि विल यू गिव अस सैंक्चुरीज इन राजस्थान? तो मैंने कहा सैंक्चुरीज फॉर व्हाट? तो उन्होंने कहा व्हेन वी स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। तो मैंने हफीज से कहा कि हफीज मैं तुझे जानता हूँ, the only revolution you'll ever make is when you stir the sugar in your coffee. आप मुझसे सैंक्चुरी पूछ रहे हो और रेवोल्यूशन करने को आप तैयार नहीं हो। पहले आप बगावत कीजिए और उसके बाद देखा जाएगा। और फिर एक और प्यार अली अल्लाना, जो कि जी.ए. अल्लाना के बेटे थे। जी.ए. अल्लाना कौन? पाकिस्तान में मशहूर है कि उनकी सिंध में वो जिन्ना साहब के बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे। अगेन अमित शाह जिन्ना साहब। जी.ए. अल्लाना सिंध में, लियाकत अली खान थे उत्तर प्रदेश वगैरह में, लेकिन सिंध के अंदर जी.ए. अल्लाना, तो उनके बेटे थे प्यार अली अल्लाना, और वो तकरीबन मेरे उम्र के थे और सिंध के मिनिस्टर ऑफ कल्चर बने हुए थे जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में।
तो वो मुझसे कहने लगे कि हमारी मदद आप कब करोगे। मैंने कहा मदद क्यों और किसके लिए? उन्होंने कहा सिंधु देश बनाने में। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि बक रहे हो, सिंधु देश कहाँ बनने वाला है? अब बांग्लादेश अलग बात है, लेकिन सिंधु देश मुझको कोई इशारा नहीं मिल रहा है कहीं से भी कि कोई भी इसके लिए बातचीत के अलावा और कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मोरारजी आदमी के हो, क्योंकि मोरारजी देसाई के ज़माने में मैं नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि तुम मोरारजी आदमी हो और जबकि इंदिरा माँ आती हैं तो तब तुझे सिखाएगी। अच्छा। तो ऐसा इत्तेफाकन इलेक्शंस हुए 1980 के अंत में। 1981 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और आपने आबिदा परवीन का नाम सुना होगा। हाँ। तो आबिदा परवीन का कॉन्सर्ट हुआ एक हिंदू बिजनेसमैन के यहाँ जिनका नाम था मेहताणी, बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे और उनका घर रॉक हाउस वो एक मशहूर जगह था। तो मुझको निमंत्रण मिला वहाँ जाने का और आबिदा परवीन को सुनने का। तो आबिदा परवीन ने एक गाना गाया जिस पर कि लोग बिल्कुल मस्त कलंदर हो गए। अच्छा, दमादम मस्त कलंदर। तो मेरे समझ में नहीं आया कि वो क्या गा रही है। तो प्यार अली वहाँ बैठे थे, तो मैं उनके बगल जाकर मैंने उनसे कहा कि ये गाना क्या गा रही थी। और उन्होंने कहा कि गाना ये है, बहुत मशहूर है, कि एक नवाब थे जो अपने महल में बैठे हुए थे और उन्होंने एक आवाज़ सुनी, कोई गा रहा था और उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने लोगों को भेजा और कहा कि गायक को मेरे सामने ले आइए। तो जब गायक पहुंचा तो उसके हाथ में एक साज था। तो नवाब ने उनसे पूछा कि तुम्हारी आवाज़ इतने कमाल की है कि जो भी तुम चाहते हो मैं देने को तैयार हूँ, क्या चाहते हो? और गायक ने कहा तुम्हारा सर। ओह माय गॉड। तो नवाब तो हैरान हुए, कहा मेरा सर क्यों? तो साज को दिखाते हुए उन्होंने कहा ये साज जो है वो उसी पेड़ से बना जिस पर कि तुमने मेरे पिताजी को फांसी दिया। ओह माय गॉड। अब ये कहना एक साल के अंदर, जबकि भुट्टो साहब का फैसला को फांसी दिया गया था, तो सब लोग समझ गए थे कि ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रही हैं और इसलिए वाह वाह करते सब नाचने लगे और हंगामा मचाने लगे। तो फिर प्यार अली मुझसे कहता है कि 10 दिन हो गए, इंदिरा माँ प्रधानमंत्री बन गई, वजीर आजम बन गई हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया हमारे सिंधु देश के लिए। मैंने कहा कि तुम पागल हो प्यार अली, कोई सिंधु देश बनाने वाला नहीं है। कहता है कि पूरे 10 दिन से मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, रात को मैं सोया हुआ हूँ और मुझे लगता है कि कोई गाड़ी के साथ हमारे पोर्च में आया है और मैं दरवाजे को खोलकर जाता हूँ, देखता हूँ कि इंदिरा जी वहाँ गाड़ी चलाते हुए हमारे पोर्च में पहुँचती है और वो गाड़ी से निकलकर मेरे तरफ देखकर कहती है कि प्यार अली यहाँ तू ले अपना सिंधु देश और अपने पल्लू से कुछ चाबियाँ निकाल कर मेरे हाथ दे। ये सूफी कहानी है, तुम राजनीतिक हो। अब बेचारा देहांत हो गया उसका, वो है नहीं, लेकिन ख्वाब कभी न तो पूरा हुआ और न तो पूरा होने वाला है। लेकिन इस हद तक मेरा स्वागत हुआ पाकिस्तान में, जहाँ की मैं पहुंचा था ये सोचते हुए कि ये तो एक दुश्मन देश है, दिस इज एन एनिमी कंट्री, राइट? बहुत वो आ रहा हूँ। अच्छा। मैंने सोचा पानी पूछने का, हाँ सॉरी, कि फॉरेन सर्विस में आगे बढ़ना है तो एक चैलेंजिंग पोस्ट चाहिए कि कहीं भारत के इर्द गिर्द में हमारे जो नेबरहुड है पड़ोसी देश में जाना चाहिए और सबसे मुश्किल तो पाकिस्तान है। तो मेरे सीवी में आ जाए कि मैं भारत का कौंसल जनरल था पाकिस्तान में और कि पूरे 3 साल में टिका रहा, तो तब शायद मेरे आगे जाने का प्रमोशन मिल जाए।
लेकिन वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगा कि एक खुले दरवाजे पर मैं दबाव लगा रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि खुल गया वहीं के वहीं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। पहले दिन, सबसे पहले दिन मैं कराची पहुंचा कोई 1 बजे दोपहर को, और 2-2:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस में था। मेरे ऑफिस एक ही कमरे का था, जहाँ की ड्राइवर भी बैठता था, चौकीदार भी बैठता था, और मैं भी बैठता था। अच्छा, एक ही रूम था? क्योंकि एक ही रूम था, क्योंककि ऑफिस तो एक बहुत विशाल एक मंजिल था, लेकिन उसमें रिपेयर्स चल रहे थे 1965 के बाद। अब ये 78 की बात मैं कर रहा हूँ। 1965 के बाद किसी ने इसका देखभाल नहीं किया था, तो इसके रिपेयर्स चल रहे थे, इसलिए हम एक ही कमरे में बैठे थे, और हमारे बीच में एक ही टेलीफोन था। टेलीफोन बजा, मेरे क्लार्क ने उसको उठाया, और मैं चौंक उठा, जबकि उन्होंने कहा कि ये डिप्टी कमिश्नर सक्कर के ऑफिस से है। अच्छा। डिप्टी कमिश्नर एक डिप्लोमेट को कैसे सीधा फोन कर रहे हैं? हम इस प्रोफेशन में एक ही जगह है जहाँ की आप जा सकते हो, प्रोटोकॉल में, और प्रोटोकॉल आपको इजाज़त देगी या अपॉइंटमेंट तय करके आपको बताएगी कि फलाने समय पर आप उनके यहाँ पहुँच जाइए, या वो आपके यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है। ये कैसा हिम्मत दिखा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से मुझको फ़ोन कर रहा है। अच्छा। तो मैंने फ़ोन उठाया और बहुत घबराया हुआ सुन रहा था, और पता लगा तब मैंने कहा कि आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि आडवाणी जी पिछले महीने आए थे कराची, और उन्होंने कहा कि साड़बेला, जो एक द्वीप है सक्कर के बगल में, कि वहाँ एक हिंदू संत रहा करते थे 1965 तक, 1965 की जंग तक। और क्योंकि बहुत से हिंदू रहते हैं ऊपरी सिंध में, अपर सिंध में, सक्कर के इलाके में, इसलिए उनको दीक्षा देने के लिए या उनको कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए ये संत जो है, जो रायपुर में रहता है या इंदौर में रहता है, उसको बुलाया जाए, उनको निमंत्रण दिया जाए, और इनको ये जो हिंदू कौम है वहाँ, उनको कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले। तो पाकिस्तानियों ने इसको स्वीकार किया और वो आया वहाँ। तो ये आदमी कहता कि मैं उस संत का लिएज़न ऑफिसर हूँ और मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। तो मैंने कहा क्या संकट? उसने कहा कि साहब, आपके हिंदू संत के जो मुसलमान मुरीद हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ओके। तो मैंने कहा तो दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा आपने इजाज़त दे दिया। मैंने कहा बड़ी खुशी से आप इजाज़त दीजिए और मुस्लिम मुरीदों को इस हिंदू संत से मुलाकात करवाइए। ये था सबसे पहले वाक़या मेरे इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान में। अच्छा। तो बताइए कि आपके मन में क्या होगा। और फिर एक जो 2-4 दिन के बाद किसी ने मुझे दावत पर बुलाया और मैं बैठा था, और जैसा कि आप मेरे बगल में बैठे हैं, एक पाकिस्तानी बैठे थे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। तो कुछ न कुछ बातचीत शुरू करवाने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदुस्तान गए हो? हाँ कहकर वो चुप हो गए। तो क्योंकि बातचीत को बढ़ा रहा था, मैंने उनसे कहा अच्छा आप हिंदुस्तान गए, कहाँ गए? मेरठ, उन्होंने कहा, और फिर चुप हो गए। तो मैंने कहा मेरठ, अच्छा वो तो बिल्कुल बगल में है, और वहीं से मैं गुजर कर जाता था दिल्ली से देहरादून। तो आप कितने दिन रहे? 3 साल, उन्होंने कहा। और वहीं के वहीं मुझे पता लगा कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है। अच्छा। कि 3 साल इनको कैद किया गया था बांग्लादेश में और मेरठ ले गए थे। तो मुझको तो बहुत दिक्कत पड़ी कि मैं POW से ऐसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे मुंह चेहरे को देखा और कहा कि कल शाम को यदि आप और आपकी पत्नी, आपकी बेगम फारिग हों तो आप सिंध क्लब आइए और हमारे साथ भोजन कीजिएगा। वहाँ ये
आप पोर्ट वाइन समझते हो? हाँ। एक खास वाइन है पुर्तगाल का, पोर्ट वाइन। ने कहा पोर्ट वाइन का एक बोतल वहाँ उनके सेलर्स में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं साइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और गैर मुसलमान ही शराब मंगा सकते हैं। तो आप अपना हस्ताक्षर डाल दीजिए, लेकिन पैसे मैं जमाऊंगा। तो हम वहाँ पहुँचे और ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर रहा है, हमारा कैद रहा है पूरे 3 साल तक, और पता नहीं क्या उसको हुआ था। वो इतनी दोस्ती अफजाई कि जब ही हम घर वापस आ रहे थे तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, दिस इज एन एनिमी कंट्री राइट? अब ये सवाल जो है वो पूरे 3 साल तक मेरे दिमाग में गूंजता रहा। ये क्या वाकई एक दुश्मन देश है? तो हमारा इतना अच्छा स्वागत क्यों किया जा रहा है? क्यों जो हम कर रहे हैं उस काम के लिए पत्रकार हमारे पीछे पड़े रहते हैं और हमारी इतनी प्रशंसा होती है, सारे दरवाजे खुले हैं, कोई ये नहीं इनकार करता, कोई किसी किस्म का गाली नहीं बकता, कोई किसी किस्म का कश्मीर के बारे में हमसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये वाकई एक दुश्मन देश है। सवाल मन में ये उठा और उसका जवाब मैं कैसे दूं? अफगानी साहब, अब्दुल सत्तार अफगानी, जमाते इस्लामी के वो कराची के पहले चुने हुए मेयर बने और मैं गया उनको मुबारकबाद देने के लिए। वो मुझसे पूछते हैं कि साहब आप मेरे लिए, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, आप कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं क्या? अच्छा। तो मैंने कहा बड़ी खुशी से, लेकिन क्या आप खास देखना चाहते हो मुंबई में? उसने कहा कि मैं तो कसाई हूँ, आई एम अ बुचर, और मुझे सुनने में आया है कि बम्बई का जो आबतवार है वो बहुत ही खास है। आबतवार क्या होता है? आबतवार जहाँ की जानवरों का कत्ल होता है, ओके। स्लॉटर हाउस। ओके। ये कहा कि मैंने सुना है कि बम्बई का आबतवार बहुत खास है, तो उसको मुझे देखना है। अच्छा। अब देखिए, एक दुश्मन देश के कौंसल जनरल से पहली मुलाकात पर जमाते इस्लामी के मेयर पूछ रहे हैं कि मैं उनको निमंत्रण पहुंचा सकता हूं मुंबई जाने का। और क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में जो अच्छी चीज़ है उसको देखने के लिए जाना चाह रहे थे। बताइए कि उन्होंने अमेरिका के कौंसल जनरल से नहीं पूछा। शिकागो आखिर बहुत ही जाने माने हैं अपने स्लॉटर हाउसेस के लिए, उन्होंने लंदन के आदमी से नहीं पूछा, सऊदी के आदमी से नहीं पूछा, चीन के कौंसल जनरल से नहीं पूछा, एक हिंदुस्तानी को पकड़कर, क्योंकि वो समझते हैं कि हम उनके साथ शायद उनके जैसे हैं। नहीं तो वो करते नहीं है। चीन को देखें तो वो अलग आदमी है, सऊदी अरेबिया को देखें तो दाढ़ी पड़ा हुआ है, अमेरिका के देखें तो वहाँ कुछ बोल रहा है। लेकिन हिंदुस्तानी कौन है? अरे छुटा हुआ भाई है, तो इसलिए हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और किसी भी समय। अच्छा, यही अफगानी वो कतार में खड़ा था जबकि आगा खां के बेटे प्रिंस करीम आगा खां वो कराची आए, उनको धकेल दिया पीछे के तरफ। उसको बड़ी नाराज़गी हुई क्योंकि मैं तो चुना हुआ मेयर हूँ और मुझको आगे होना चाहिए। तो अगले दिन मुझे फ़ोन करते हैं, सीधा मुझको फ़ोन करते हैं और मुझसे कहते हैं कि भाई बताओ, जबकि कोई ऐसे वीआईपी बम्बई आते हैं तो बम्बई का मेयर कहाँ खड़ा होता है कतार में? अच्छा। अब उन्होंने सोचा नहीं था कि लंदन के जो कौंसल जनरल हैं उनसे पूछें कि लंदन के लॉर्ड मेयर वो कहाँ कतार में खड़े होते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यूएस के कौंसल जनरल से पूछो कि न्यूयॉर्क के मेयर कहाँ खड़े होते हैं। सीधा उन्होंने सोचा कि यदि मुंबई में उसका जगह आगे है तो कराची में भी आगे होना चाहिए। बिल्कुल। वैसा ही रसूल बख्श तालपुर, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़े आदमी, केजरीवाल जैसे नहीं,
लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे अच्छा। एक बड़े प्रांत के चीफ मिनिस्टर ओके। जिया ने, वो चुनकर नहीं आए थे, पानी डालो। वो चुनकर नहीं आए थे, उनका नामांकन हुआ था जिया के तरफ से। और तालपुर भुट्टो के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ कुछ खास मतभेद हो गया, तो उन्होंने भुट्टो साहब को, जबकि वो जीवित थे और जबकि वो प्रधानमंत्री थे, उनको छोड़कर वो अलग हो गए और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ। तो नटवर सिंह आए थे, हाँ, नटवर सिंह आए थे इस्लामाबाद से, वो हमारे सफीर साहब थे। उनको दोपहर के 1 बजे को फ्लाइट पकड़ना था इस्लामाबाद वापस जाने का। सुबह कोई नाश्ता के बाद कोई 10 बजे नटवर मुझसे कहते हैं कि आखिर मैं कराची तक आया हूँ, मुझको कर्टसी के लिहाज से, शिष्टता के लिहाज से मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि साहब, आपके पास तो 2 ही घंटे हैं और 2 घंटे के अंदर मैं कैसे इंतज़ाम करूं कि मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात करवाऊं। उन्हें कहा कोशिश करो। तो मैंने प्रोटोकॉल ऑफिस को फ़ोन किया और कहा कि मेरे सफ़ीर साहब आए हुए हैं इस्लामाबाद से, अब उनको मुख्यमंत्री से मिलना है, तो आप इंतज़ाम कर सकते हो क्या। तो वो चीख उठा, बहुत ही नाराज़ होकर कहा कि सफ़ीर एक तरफ, मुख्यमंत्री एक तरफ, आप हमें 2 घंटे दे रहे हो, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप कोशिश कीजिए, आप भी मेरे जैसे एक सरकारी नौकर हो, तो जबकि तुम्हारे बॉस तुमसे कुछ कहते हैं तो कोशिश तो करते हो। तो मेरे बॉस ने ये पूछा है तो मैं उनसे इतना तो कम से कम कह दूँ कि मैंने प्रोटोकॉल से कह दिया है और कि वो कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि रसूल बख्श को तो मैं निजी तौर पर जानता ही हूँ, तो मैंने उसको फ़ोन किया। एकदम उन्होंने उठाया और कहा कि एकदम आ जाओ, पूरी इंतज़ाम है। तो मैंने प्रोटोकॉल को फ़ोन करके कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने अपने आप सीधा मुझसे कहा है कि मैं सफ़ीर साहब को लाऊं और कि आपकी इजाज़त का इंतज़ार न करूं, तो मेरे सामने और कोई चारा नहीं रहा, मैं जा रहा हूं। तो हम वहाँ पहुँचे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, लेकिन रसूल बख्श साहब लिफ्ट के सामने खड़े हुए थे, जबकि एम्बेसडर साहब और मैं निकले। हमारा बड़ा स्वागत किया, इस्तकबाल किया और हमें अंदर ले गए। और जैसा कि हम उनके ऑफिस में पहुँचे तो हमने देखा कि प्रोटोकॉल ऑफिसर ने अपने आदमी को भेजा है जो कि नोट्स ले रहा है कि क्या बात हो रही है। अच्छा। सफ़ीर साहब और मुख्यमंत्री के सामने। तो जबकि बैठे एम्बेसडर नटवर सिंह सोच रहे थे कि ये गुफ्तगू को कैसे शुरू करें, जबकि रसूल बख्श साहब ने कहा कि सफ़ीर साहब, मैं जानता हूं कि मुझसे क्यों मिलने आए हो। नटवर चुप रहे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप भुट्टो साहब के बारे में पूछने के लिए मुझसे मिल रहे हो। तो नटवर ने कहा हाँ। वो किस किस्म के आदमी थे? रसूल बख्श ने कहा कि हिटलर से भी बेहुदा थे। अच्छा। तो एम्बेसडर साहब के चेहरे पर चौंक उठे, हिटलर साहब से भी बेहुदा बता। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। रसूल बख्श कहते हैं, मैं जानता हूं कि सफ़ीर साहब आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जान से मारा। सफ़ीर साहब ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा लेकिन किसी की क्या। और वही के वही जो नोट ले रहा था उसका हाथ रुक गया है। अब मुझे बताइए कि और कौन से देश में ऐसी चर्चा होगी, वो भी मुख्यमंत्री के यहाँ सफ़ीर साहब के साथ। तो और क्या कहने के पूछने का था। तो उठ गए और हमारे अलविदा देकर निकल आए। तो ये है हालत, जबकि उनको वीज़ा की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर कराची में, क्योंकि जितने भी महाजर या हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए
पंजाब के को छोड़कर, हमारे पंजाब को छोड़कर बाकी सबको कराची भेजा गया। और कराची जो एक सिंधी नगर था, वो एक महाजरों का नगर बन गया। और अब भी MQM जीतते आता है, कराची में जीतता है, थोड़ी बहुत हैदराबाद और सक्कर में, लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी सेंटर्स ने मरकज है वहाँ पाकिस्तान में, वो सब यही है, सिंध में यही महाजर लोग हैं। तो महाजर लोगों ने अपना परिवार थोड़ा बहुत छोड़ दिया है यहाँ, और उनके लिए फातिहा पढ़ना उनके मकबरे पर, जो कि उनके जो ख़ानदान के हैं बुज़ुर्ग जो हैं, जो कि अगले दुनिया में चले गए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ये करने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए, किसी का जन्म हुआ है उसमें, उस जश्न में जन्म मिलने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, अजमेर जाने के लिए, वो उनको बहुत बड़ी चाहत है कि वीज़ा मिले। मेरे पहुंचने पर तकरीबन 13 साल से बंद था। अच्छा। तो मैंने खोल दिया, और 5 महीने के अंदर, खोलने के 5 महीने के अंदर हम 1 लाख वीज़ा पर पहुंचने वाले थे। ओह। तो जबकि 99,990 तक पहुंच गए थे, तो मैंने 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों, पत्रकारों को अपने वीज़ा ऑफिस में बुलाया और कहा कि आज के दिन आखिरी 10 पासपोर्ट देने के लिए आप ही हमारे वीज़ा क्लार्क बनिए। अच्छा। और मैंने उनको वो खिड़कियों के सामने खड़ा करवा दिया और कहा कि देखें कि कौन 1 लाख वीज़ा दिलवाता है। और जबकि वो मौका आया, तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि वीज़ा का दाम मैं ही दे दूंगा, और ये लो एक तोहफा, और उनको दार्जिलिंग टी का एक टीन दिया। इस पर नारे लगने लगे, हिंदुस्तान के कौंसल जनरल जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ कोई पाबंदी नहीं, यहाँ कोई रिश्वत नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अमेरिकन कौंसुलेट जनरल में होगा, चीन के कौंसुलेट जनरल में होगा, सऊदी के कौंसुलेट जनरल में होगा, ब्रिटेन के कौंसुलेट जनरल में होगा? एक जगह हो सकता है, हिंदुस्तान के कौंसल जनरल में। और वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि जिस पाकिस्तान का से मैं मिला, वो पाकिस्तान मेरी पत्नी के सवाल के अनुसार एक दुश्मन देश है या इनके साथ दोस्ती बनाने का मौका है। ये सबसे अहम सवाल है। और क्या पाकिस्तान की आवाम हमारे खिलाफ है या हमसे अच्छा रिश्ता चाहती है? और मैं ये कहूँ कि 3 साल कराची में रहने के बाद मेरा तो जवाब बस इतना ही है कि पाकिस्तान की आवाम हमारा सबसे बड़ा एसेट है, हमारा सबसे बड़ा दौलत है, क्योंकि वो सब भारत के साथ एक आम रिश्ता चाहते हैं, जिसमें कि अमन और चैन हो, जिसमें कि आने जाने का मौका हो, जिसमें कि पिक्चरों देखने का, हिंदुस्तान के जो पिक्चर हैं बॉलीवुड के, वो देख पाए, हमारे जो गाना होते हैं यहाँ उसको वो गाएं, जो हमारा टेलीविज़न है वो उसको देखें, और उनका जो अपने टेलीविज़न ड्रामाज हैं वो हमें दिखाएं, जो हमारे रिसाले हैं, हमारे पत्र, हमारे पेपर्स जो हैं वो उनके यहाँ मिले और वो हमें बेचें। वो चाहते हैं कि अमन और चैन में हम एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन ये पिछले 40 साल में जो मौका उतना नहीं मिला था मुझे, जबकि मैं कराची में था, उत्तर पाकिस्तान जाने का। अब मैं बहुत जगह उत्तर पाकिस्तान में पिछले 40 साल में वो आया हूँ। लाहौर तो बता चुका हूँ मैं, इस्लामाबाद, अब्टाबाद, पेशावर, तो इधर सब मैं घूम चुका हूँ। और सिंध में वहाँ रोड़ी से लेकर ठट्टा तक मैं घूम चुका हूँ। अच्छा। और बलूचिस्तान? और बलूचिस्तान भी जाने का एक बार मुझे मौका मिला, मैं क्वेटा गया आधा दिन के लिए वो हाल में। लेकिन इसके दौरान बहुत से रिटायर्ड लोगों से मिलने का मौका मिला है। अभी भी आप रिसेंटली जो हाँ, मैं था वहाँ।
जो सहाफ़त जो सफ़ीर थे भारत में, उनसे मिलने का, जो आर्मी में रहे हैं, जो ऑर्डिनरी सिविल सर्विस, पाकिस्तान सिविल सर्विस में उन्होंने काम किया है, दानेश्वर जो है यूनिवर्सिटी में जो सिखाते हैं, ऐसे लोगों से उत्तर पाकिस्तान में भी मिलने का मौका मिला है। और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से मेरी वाकफियत है। वहाँ भी मैं मिला हूँ, यहाँ भी मैं मिला हूँ, और मुझको लगता है कि ये पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी आवाम तक सीमित नहीं है। जो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, फौजी हों या दूसरे जो सिविल सर्वेंट्स हों, उनमें भी, हालांकि उनके साथ रिश्ता करना ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उनके बड़े शिकायतें हैं और इतराज़ है, तब भी इतने लोग हैं जो कि एक नॉर्मलाइजेशन का पथ निकालना चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें, वो भी निरंतर। आप बात शुरू करें और फिर बंद कर दो, तो तब आपने कभी जब बच्चे थे तो आपने स्नेक्स एंड लैडर्स का खेल खेला होगा। हाँ। तो सीढ़ियों से चढ़ो, हाँ। और फिर सांप आपको पकड़कर नीचे लाता है। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे हैं, जबकि चर्चा शुरू होती है तब सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, और फिर जब बंद हो जाता है तो सांप हमें खाता है और वापस ले आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि निरंतर होना चाहिए, कि आप तय कर लीजिए कि हम उनसे बात करेंगे। अरे बात करने में क्या इतराज है? आपको हिम्मत है सर्जिकल स्ट्राइक करने का, लेकिन ये हिम्मत नहीं है कि रूबरू उनसे बात करो। तो उसमें 10 साल से ये बंद है। 10 साल से हम पाकिस्तानियों से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आतंकवाद है। अरे भाई, आतंकवाद को बंद करने के लिए चर्चा की जरूरत है, नहीं तो वो कहेंगे कि ये तो दुश्मन लोग हैं और हमारे और अहंकार के साथ हमें छोटा दिखाना चाह रहे हैं दुनिया में, तो हम क्यों नहीं अपने आतंकवादियों को भेजें। तो समझने चाहिए कि ये जो बीजेपी का कहना है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, इट इज ओनली इफ यू टॉक द टेरर कैन बी स्टॉप्ड। और वो हुआ था। अब वो एक और कहते हैं कि फौजियों के साथ हम नहीं बात कर सकते। अरे इंडस वाटर्स ट्रीटी जो कि 1960 से लेकर लगातार चलते आ रहा है, और भारत पाकिस्तान के सबसे बड़ा समस्या जो पानी का समस्या है, उसका हल निकालने का तरीका उसने दिखाया। पूरे 11 साल तक जबकि सिविलियन सरकार थी, आप इस पर समझौता नहीं कर पाए। फील्ड मार्शल अयूब खां आए, उन्होंने अपनी तानाशाही शुरू की, और वहीं के वहीं इंडस वाटर्स एग्रीमेंट पर समझौता हो गया, और पंडित जी खुद गए पाकिस्तान उसके सिग्नेचर के लिए। बिल्कुल वैसा ही जियाउल हक भारत का दौरा उन्होंने 6 मरतबा किया। स्टीफन्स में पढ़े थे वो तो, और हम कभी नहीं गए थे वहाँ, इसके बावजूद। और अलग अलग जगहों में, पहले साल 1985 में वो राजीव जी से 6 बार मिले, और राजीव जी जबकि प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उन्होंने संडे मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि उन्होंने कहा कि सियाचिन का जो मसला है उसका हल निकालने के लिए हमने जियाउल हक के साथ रास्ता खोज निकाला था, और उनको उसी महीने में, अगस्त महीने में भारत आना था समझौते पर हस्ताक्षर लगाने का, लेकिन बम विस्फोट में वो गुजर गए। और उन्होंने साथ साथ कहा, इट इज ईजियर टू डील विद अ हॉक who runs a strong government than to deal with a dove who runs a weak government. Obviously. आगे आइए परवेज मुशर्रफ, उन बुचर ऑफ कारगिल। तो जबकि वो बने राष्ट्रपति तो हमने सोचा कि अब तो बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन हुआ क्या कि वो उन्होंने एक अच्छा रिश्ता कायम किया वाजपेयी जी के साथ, और सन 2001 के पार्लियामेंट पर जो आतंक हुआ उसके बावजूद उनको निमंत्रण दिया गया कि आप आगरा आइए, आगरा समिट में,
और वहाँ बातचीत इतनी अच्छी चली कि तकरीबन कुछ समझौता पर पहुंचने वाले थे, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने ये गलती की कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कि उन्होंने उलट पुलट कुछ चीज़ कह दिए, और उसको लेकर जो वाजपेयी के हॉक्स थे, आडवाणी जैसे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे, उन्होंने इस मामले को रोका। लेकिन अटल जी अटल रहे, और वो जब सन 2004 के जनवरी महीने में सार्क मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए, तो वहाँ तय हुआ कि चर्चा जारी है और कि आतंक पर रोक लगाया जाएगा, और फिर वो कोशिश करेंगे कि बातचीत के ज़रिए कुछ न कुछ हल निकले। लेकिन वाजपेयी जी हार गए इलेक्शन, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री, और उसी के साथ उन्होंने वार्तालाप शुरू की परवेज़ मुशर्रफ के साथ, और फिर उन्होंने तय किया कि हम अपने दूतों को बैक चैनल पर लगाएंगे, जहाँ की गुप्त रूप में कश्मीर के विषय पर जी बातचीत होगी, गुप्त बातचीत। नतीजा ये कि वो समझौता पर पहुंच गए, जिसको कि मुशर्रफ ने कहा कि दिस इज अ 4 पॉइंट प्रोग्राम। हाँ, तो डिक्टेटर्स के साथ ही तो हम बात कर सकते हैं। सिविल सरकार से कौन सा समझौता हुआ आपका? एक शिमला, हाँ, कितने दिन टिका? 1 हफ्ता भी नहीं। यहाँ हस्ताक्षर लगाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पहुँचे और देखा कि उनके जो आर्मी कमांडर्स थे वो कह रहे थे उनसे कि किस समझौते पर आपने हस्ताक्षर दिया है, और वहीं के वहीं जो उन्होंने वायदा किया था कि बातचीत जारी रहेगी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। ये भी है। तो इसलिए हम तो तय नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कौन चलाएगा, वो तो पाकिस्तान की आवाम चलाएगी, तय करेगी, और पाकिस्तान की आवाम नहीं तय करेगी तो पाकिस्तान का फौज तय करेगा, लेकिन हम उसमें दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल। और क्या आप प्यूटिन से बात नहीं कर रहे हो? और प्यूटिन ने नवाल्नी के साथ क्या किया है अभी हाल में? हाल ही में उनको मरवा जान से मारा है। हाँ, मरवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम डिक्टेटर से बात नहीं करते हैं। ये जो हर अमीर को गले लगा रहे हैं मोदी साहब, वो सब डेमोक्रेट्स हैं क्या? अब ये कहना कि हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जबकि जमहूरियत वहाँ आती है, इसका क्या मतलब बनता है, जबकि आपके सारे दुनिया के दोस्त जो करीब के दोस्त हैं वो सब डिक्टेटर्स हैं। ये भी है। तो आप पाकिस्तान के साथ क्यों इनकार करते हो? लेकिन उनसे भी नहीं बात करते, नवाज शरीफ से भी नहीं बात करते। एक स्थायी सरकार तो अब भी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। तो इसलिए बिना बातचीत कोई हल नहीं निकल सकता है, और जहाँ की तनाव ही है तो लाजमी है कि बंदूक चलेगा। ये भी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि कोई एक सबक में लाया हूँ पाकिस्तान से, वो ये नहीं है कि हमारे समस्याओं का हल कैसे निकालें, वो अलग बात है, वो लोग करेंगे जो विशेषज्ञ हैं। मेरा बस ये कहना है कि बजाय ये घृणा दिखाने का और उनको कम दिखाने का और उनके बारे में उनको कमी ना दिखाने का, आप समझ लीजिए कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज़्ज़त है, और उस इज़्ज़त को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। हाँ। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। ओके। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया,
तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहाँ आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। और जो मैंने बताया इस किताब में ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बारे में, इन दोनों किताबों में आप उसको गौर से पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरीके से राजीव गांधी ने अमन का रास्ता निकाला जबकि जंग होने का संभावना था। और ये दिखाइए कि जब अमन का संभावना है तो मोदी जी कैसे जंग का रास्ता खोज निकाल रहे हैं। ओके सर, आपको मैं बगदाद ले चलता हूँ, जब इंदिरा गांधी खल्लास। हाँ अच्छा, मैं बगदाद में था जबकि इंदिरा गांधी का 1977 के इलेक्शन में हार हुआ। सद्दाम हुसैन को इंदिरा गांधी बहुत ही पसंद थी। वो कहते थे कि लीडर हो तो ऐसे बनो, इंदिरा जैसे। हाँ, और वो बहुत प्रभावित थे उनसे। यहाँ तक कि जबकि उन्होंने एक ही कमी है उनमें, सद्दाम सोचते थे हाँ। कि वो एक लोकतंत्र चला रहे हैं। तो जबकि इमरजेंसी का ऐलान हुआ दिल्ली में, तो बगदाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और उस रैली में उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी का समर्थन करते हैं। कहाँ बगदाद में बैठे और सबको बताया गया था कि आप इंदिरा जी के बारे में कुछ गलत मत बोलो, एक दिन वो वापस सत्ता में आएगी। लेकिन उस दिन जबकि वो हारी, तो मैंने देखा कि बहुत से इराकी थे जो कि अपने ऑन दी फोर आर्म दे वर वेयरिंग ब्लैक बैंड्स। तो मैंने सोचा कि कोई बात पार्टी का कोई लीडर है जो मर गया होगा। उस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था एक बहुत बड़े दानेश्वर इराकी के साथ। तो मैं गया उनसे मिलने और उन्होंने बातचीत शुरू की ये कहकर कि इंदिरा गांधी खलास। अच्छा। तो मैं तो बहुत खुश था कि वो हार गई हैं और कि इमरजेंसी अब बंद हो जाएगा। तो मैंने बड़ी खुशी से कहा हाँ खलास। तो उन्होंने कहा कि shouldn't do this to a woman। तो मैंने कहा shouldn't do what to a woman? He said खलास। इंदिरा गांधी नॉट खलास। तो वो देखता है मेरी तरफ और कहता है इंदिरा गांधी खलास नॉट खलास। तो मैंने कहा हाँ इंदिरा गांधी खलास बट नॉट खलास। तो हैरान होकर कहता है कि हमारे यहाँ जबकि बगावत होती है या रेवोल्यूशन होता है तो उन्होंने अरबी का एक शब्द इस्तेमाल किया रूबा, जो कि बनता है इंग्लिश में क्वार्टर, 1 quarter। Okay. तो he said that when we have a revolution, 1 quarter of the establishment we kill. Oh. 1 quarter we put into prison. 1 quarter we send into exile. And then we rule over the rest of the quarter. And now you're saying Indira Gandhi khalas, not khalas. I said, that is democracy. Khalas, not khalas. ओके सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2 सवाल हैं। जब आप राजीव गांधी के लास्ट डे की हम बात करते हैं, जब आप जी राजीव गांधी के लास्ट डे की हम बात करते हैं, जब आप उनका स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे और फिर आपको थोड़े 1-2 दिन बाद नहीं, आपको ये बताना चाहिए दर्शकों को
कि मैं फॉरेन सर्विस में, मैं उनका जॉइंट सेक्रेटरी था। तो मैंने इस्तीफ़ा दिया उनकी इजाज़त के साथ। इजाज़त मिलने में 2 महीने मेरे लग गए, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे इजाज़त दी और मैं राजनीति में आ गया। और फिर मुझको टिकट दिया गया 1991 के इलेक्शन लड़ने का, और मेरे लिए प्रचार करने के लिए राजीव जी निकले थे। और जबकि वो श्री पेरुम्बदूर पहुँचे तब बम विस्फोट हुआ और उनका निधन हो गया, और इसलिए वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कभी पहुंच नहीं पाए। ये है बैकग्राउंड। तो मैंने, वो कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहे थे तो उनका क्या भाषण में क्या क्या कहना चाहिए वो मैंने पॉइंट्स लिखा था, और वो सब उनको पहुंचाया गया, और वो स्पीच को अपने जेब में रखकर श्री पेरुम्बदूर तक गए। तो जबकि बम विस्फोट हुआ तो उनका भी निधन हो गया, और साथ साथ जो मैंने मसौदा तैयार किया था वो भी बस बिखर गया और उनके साथ चला गया। तो इसका जिक्र मेरे किताब में है। और फिर मुझको ज़िंदगी का सामना करना पड़ा उनके आशीर्वाद के बगैर या उनकी मौजूदगी के बगैर। और तब उस समय मैंने सोचा कि देखिए, एक तरफ तो वो हमेशा होंगे मेरे बगल में, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला, लेकिन ऐन वक्त पर वो चले गए हैं, मैं दुनिया में अकेला हूँ, और चुनाव तो जीत जाऊँगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपना ही पथ खुद खोज निकालना होगा। और फिर मैंने अपने को कहा, मुझे अपने को एक हौसला दिलवाने के लिए, कि उन्होंने आपको दिखा दिया है कि रास्ता क्या है, अब इतना ही करना आपको कि जो उन्होंने आपको सिखाया है उसको मन में रखते हुए आप अपना पथ खोज निकालिए, और फिर सफल होगा, विफलता होगी, क्या पता, समय समय पर दिक्कतें आएंगी और आपको पीछे चलना पड़ेगा, और फिर समय समय पर मौके आएंगे और आप ऊपर चढ़ सकते हैं। राजनीति और दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उनमें ये अंतर है कि जब मैं फॉरेन सर्विस में आया तो मुझे पता था कि 36 साल के अंदर मैं सेक्रेटरी बनूंगा। इतना ही रहा कि मैं फॉरेन सेक्रेटरी बनूंगा या सेक्रेटरी वेस्ट बनूंगा, लेकिन सेक्रेटरी तो बन जाऊंगा। हाँ। लेकिन राजनीति में कुछ पता नहीं है कि कब शिखर पर पहुंचे गए और कब वादा तक पहुंचाया जाएगा। और फिर मैंने ये भी सीख लिया कि जिस क्षण पर आप शिखर पर पहुंचते हो उसी क्षण पर आपकी यात्रा नीचे तक शुरू हो जाती है, और जबकि आप वादे में पहुंचते हो तो तब उसी पल पर आपका ऊपर का सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये मन में रखनी चाहिए कि दूसरे प्रोफेशंस में आगे निकलने का हमेशा मौका है। ये नहीं पता कि अंत में आप इधर पहुंचोगे या उधर पहुंचोगे, लेकिन कि आप आगे निकल जाओगे ये पता है। लेकिन राजनीति में किस दिन तुम गिरने वाले हो, क्यों तुम गिरोगे, तुम्हें हराया जा रहा है या खुद अपने ही लोग आपको छोड़ रहे हैं, ये नहीं पता रहता। और सबका मैंने अनुभव किया है। मैंने हार देखा है इलेक्शंस में, मैंने जीत देखा है इलेक्शंस में। मैं कभी कभी 2 लाख वोट से जीत कर आया हूँ, कभी कभी 2 लाख वोट से हार कर आया हूँ, कभी कभी मैं मंत्री बन गया हूँ, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, 4 पोर्टफोलियो के साथ। बिल्कुल। और कभी मेरी ही पार्टी मुझको एक तरफा करती है और मुझको कोई समर्थन नहीं देती है। तो ये सब लाजमी है राजनीतिक जीवन में। तो जबकि नौजवान लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि हम भी राजनीति करें क्या, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ऊपर चढ़ना चाहते हो आने वाले 50 साल में, चढ़े, या आप तैयार हो कि शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा और कि वादी तक भी पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे चलने को आप तैयार हो तो तब राजनीति में आ जाओ, ऐसे उड़ना चाहते हो तो राजनीति में मत आओ।
ओके, ऑन लाइटर नोट सर, काफी लोग बोलते हैं और आप भी काफी बार इसके चर्चा करते हैं कि आर यू ए एरोगेंट पर्सन? एरोगेंट पर्सन? I don't think so. And most people are surprised when they meet me to find that I'm not arrogant. My problem is that my first language is English. And English has a very subtle humor. There is a lot of irony. Okay. There is the use of metaphors and similes. And if you don't know the language well, then you take this seriously. For example, I remarked that Narasimha Rao was the first BJP Prime Minister of India. Now, obviously he wasn't. What did I mean by that? I meant that he facilitated the rise of the BJP by allowing the destruction of the Babri Masjid, by giving them respectability by talking to them, by then setting up a Lieberhan commission and not giving it a specific time frame, by allowing the Jain commission to drift. So the result is that all of them have got away with this crime. So in that sense, to sum it up, because he facilitated that program, I sarcastically said that he was the first BJP Prime Minister. Now everybody else says there are 2 BJP Prime Ministers. I'm saying there are 3. Why aren't you proud of me? Why don't you ask me to join the saffron lot? So this is all rubbish. It is typical of the media that they take a joke and then they put it down. No, they just put it down as if it was a fact. Okay. I never described Modi as a chaiwala. Never. That interview is still on the YouTube. You look at it. The word is not there. What I said is, when he loses, if he still wants to serve tea, we can make some arrangements. I didn't say he was a chaiwala. Who described him as a chaiwala? Modi described himself as a chaiwala. And now we know that's a lie. Because at Vadnagar, there was no platform until 1973. True that. So therefore, you crack a joke and people remove the humor from it and then make it serious. So this I'm suffering from. And because I speak English better than Modi speaks Hindi, and people don't understand me, whether they do understand him, you end up with remarks of yours being twisted out of shape and then held against you. That's all right. That's all. Truth, satyameva jayate. So ultimately, the truth will prevail. And as far as I am concerned, the truth is embodied in the thoughts of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. वो अमर रहें और फिर देखा जाएगा कि ये देश कहाँ पर किस पथ पर लिया जा रहा है, वहाँ से मुड़कर कब सही रास्ते पर लौटेगा. ओके सर, द लास्ट क्वेश्चन. जब आप पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं या उनके अच्छाई की बात करते हैं, तो आपको प्रो पाकिस्तानी बोला जाता है. मैं तो प्रो इंडिया हूँ. मैं क्यों चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, क्योंकि जबकि हम दुनिया में जाते हैं और रूस से कहते हैं कि यूक्रेन का समस्या का हल निकालो और इजराइल से कहते हैं कि आप फिलिस्तीनों का समस्या का हल निकालो, वो हंसते हैं कि तुम तो अपने प्रॉब्लम को हल नहीं निकाल पा रहे हो, हमको आकर विश्वगुरु बनकर हमें सुझाव दे रहे हो क्या. जब तक कि हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज नहीं किए जाते, तब तक हम उस स्थान पर दुनिया के मामले में उतना स्थान नहीं ग्रहण कर सकते हैं जो कि हमें ग्रहण करना हो. और यदि मोदी सोचे कि पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए लोग कहते हैं कि आपकी आबादी उनकी आबादी से 8 गुना ज़्यादा है, कि आपकी आर्थिक प्रगति उनसे बहुत ही ज़्यादा है, कि आपकी राष्ट्रीयता उतना ही कायम है जितना कि बिखर रहा है पाकिस्तान में, तो इस चूहे से तुम क्यों लड़ रहे हो? ठीक बात. हाथी होते हुए, अब हाथी होते हुए हाथी के तरह आप व्यवहार कीजिए. लेकिन डरते हैं, अरे उनसे बात किया तो क्या होगा, कश्मीर को हमसे छीन कर ले जाएंगे. ये क्या बात है? वो कुछ हमसे खींच कर नहीं ले जा सकते हैं. लेकिन यदि हमारी आपसी तिजारत हो तो मुझे लगता है कि फ़ायदा दोनों देश को तकरीबन 50,000 रुपए का होगा सालाना.
हाँ ये तो है। और सर जैसे जिया का इस्लामाइजेशन था तो वो इस्लाम को ही वो डिक्रीज कर रहा था एक तरीके से। वैसा ही आपका सवाल का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, वैसा ही हिंदुत्व को बढ़ाने से हिंदू धर्म को कम दिखा रहे हैं। हिंदू धर्म में हम सब को सिखाया गया है कि हम खुले मन के हों, खुले आंख के हों, जो अच्छी चीज़ बाहर से आती है उसको समेट लो, जो आप में अच्छी चीज़ है उसको सुरक्षित रखो। और ऐसे ही सिंक्रेटिज्म के पथ पर हमारी जो सभ्यता है वो 5000 साल से आ रही है। जो हिंदुत्व है, इट इज़ द सेमिटिसाइजेशन ऑफ द हिंदू रिलीजन. It is making the Hindu religion like Islam and Judaism and Christianity, the Middle Eastern religions. Okay. And that is why I draw a distinction between Hinduism as a religion, which I respect. Even though I'm not a Hindu, I respect the religion. My family has many believers. We'll often have religious ceremonies here. My father built a temple in Delhi. It was the first Ganesh Mandir in Delhi. It's on Baba Khadak Singh Marg, next to the Rivoli Cinema. You can go and see that. My mother lived for 17 years in the Shivananda Ashram. 17 years in the Shivananda Ashram. Oh, so I come from a Hindu family. And yet, and therefore I say that Hindutva is a political philosophy of violence and discrimination and anti this and anti that. According to Hindutva, you're a Hindu only if you're not a Muslim. Yeah. Whereas according to the Hindu Dharma, you're a Hindu because your mind is open. After all, in the Rig Veda, the question is asked which all religions ask. Who created all this? And the Rig Veda says only he knows. And the next line says, and perhaps even he knows not. Yeah. That is Hinduism. You have the Charvakas. They don't believe in God. Yeah. So how can you have a Gnostic philosophy in a religious philosophy? Only Hinduism does it. So what is this Narendra Modi promoting? He's not promoting Hinduism. He's promoting Hindutva. Okay. And only Hindutva permits you to destroy a masjid in order to build a mandir. In the case of Mahatma Gandhi, who was a much bigger Ram Bhakt than Modi will ever be, did he ever talk about the Babri Masjid? Why did Mahatma Gandhi never refer to the Ram Janmabhoomi? Wasn't he a Ram Bhakt? Didn't he say Raghupati Raghava Raja Ram? Yeah. And then went on to say, Ishwar Allah Tero Naam Sabko Sanmati De Bhagwan. That is Hinduism, not this farce that we are seeing conducted in the country. This tragedy that we are seeing conducted in the country in the name of Hindutva. Hindutva is not a religion. Hindutva is a political philosophy based on violence. And for that, you only have to read Savarkar, who said, and I quote, that a Hindu discovers himself only in violence, unquote. ओके। और सर हिंदुत्व और हिंदुइज्म की लाइन तो ब्लर हो जाती है ना इसके वजह से, फिर उसको एक ही मान लिया जाता है। वो करें, लोगों को गुमराह करें, लेकिन सत्यमेव जयते। ओके, थैंक यू सो मच।